नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज हमने चला रखी है और राजस्थान कला संस्कृति में हम आपको राजस्थान कला संस्कृति से रिलेटिव जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों को एक एक करके पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति का एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं और एक ऐसा चैप्टर मैं चालू कर रहा हूँ साथियों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर प्रतियोगी परीक्षा में तो चैप्टर से रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। कला संस्कृति में ये हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के हस्तकला, यानी दोस्तों क्या राजस्थान ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज राजस्थान में क्या हस्तकला। राजस्थान में क्या हस्तकला। अब साथियों राजस्थान में हस्तकला की हम बात कर रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में क्या हस्तकला। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हस्तकला क्या होती है, यानी किसे कहा जाता है दोस्तों हस्तकला। तो आइए ये हम जान लेते हैं। तो हस्तकला क्या होती है? हाथ से वस्तुएं बनाने की कारीगरी। हाथ से क्या करने? हाथ से हाथ से क्या वस्तुएं हाथ से वस्तुएं बनाने की हाथ से वस्तु बनाने की क्या कारीगरी। और यही कारीगरी क्या कहलाएगी? इसे हम कहेंगे क्या हस्तकला। तो दोस्तों हस्तकला क्या है? हाथ से वस्तुएं बनाने की कारीगरी को इस नाम से जाना जाता है, हस्तकला के नाम से जाना जाता है। यानी हाथ से वस्तुएं बनाने की जो कलाकारी है, कारीगरी है, वही कहलाती है दोस्तों क्या हस्तकला। अब हस्तकला को लेके हम कुछ यहाँ बिंदुओं की चर्चा करते हैं कि हस्तकला से रिलेटिव कौन कौन से प्रमुख बिंदु बनते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हस्तकला से रिलेटिव बातों में हमें जानना है कि भाई हस्तकला जो है, हस्तकला का जितनी हस्तकलाएं उनमें हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी हस्तकला की क्या साथियों आत्मा। तो किसे कहा जाता है हस्तकला की आत्मा? ये हम लोगों को जानना है। हस्तकला हस्तकला की क्या आत्मा, कौन सी कला हस्तकला की आत्मा कहलाती है? हस्तकला में कला का नाम आपको बताना है जो हस्तकला की क्या कहलाती है आत्मा। तो आइए जानते हैं दोस्तों हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है। तो साथियों मीनाकारी जो कला है अपनी, मीनाकारी, ये जो मीनाकारी की कला है दोस्त, मीनाकारी कहलाती है क्या हस्तकला की आत्मा। तो दोस्तों हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? मीनाकारी को हस्तकला की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप अगला बिंदु, और अगला जो बिंदु होगा वो अगला बिंदु हो जाएगा कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं। साथियों हस्तकला का आप लोगों से जाए कि हस्तकला का क्या स्थल, हस्तकला का तो स्थल किसे कहा जाता है। सवाल अगर हमसे पूछा जाता है कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है तो हम क्या जवाब देंगे? देखिए, हस्तकला का तीर्थ स्थल दोस्तों कहा जाता है किसको? याद रखिएगा जयपुर को। दोस्तों जयपुर जो है वो हस्तकला का क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी। सबसे पहले हमने जाना कि हस्तकला की क्या आत्मा किसे कहते हैं, तो मीनाकारी को कहते हैं। हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा हस्तकला का तीर्थ स्थल कहेंगे जयपुर को।
अगला एक और सवाल यहाँ बनता है दोस्तों, जो हस्तकला है राजस्थान में जो हस्तकला है, हस्तकला का प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाए, यानी हस्तकला का ये सवाल पूछा जाए दोस्तों, हस्तकला का ऐसा केंद्र, प्रमुख केंद्र, साथियों हस्तकला का प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। प्रमुख केंद्र की हम बात करें तो वो प्रमुख केंद्र हो जाएगा हस्तकला का कौन सा, तो दोस्तों ये होगा हस्तकला का प्रमुख अपना, यानी इस तरह से ये प्रमुख केंद्र होगा क्या, बोरनाडा। दोस्तों क्या हो जाएगा, बोरनाडा, क्या हस्तकला का प्रमुख जाएगा, बोरनाडा है ना, जो कि कहाँ है, जोधपुर। से हम हस्तकला का क्या माने, प्रमुख केंद्र। तरह से ये बातें हैं तो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। यानी हस्तकला का प्रमुख केंद्र क्या है, हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है, हस्तकला जो है उसके तीर्थ स्थल के रूप में इस शहर को हम जानते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आइए इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं कि हस्तकला जो है हाथ से वस्तुएं बनाने की कला हस्तकला कहलाती है। तो हस्तकला जो अलग अलग क्षेत्रों में हस्तकला है लोगों के पास, कपड़े पर कोई अपनी हाथ से कलाकारी दिखाना, धातुओं पर हाथ से कार्य कलाकारी दिखाना, मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों हाथ से क्या कलाकारी दिखाना, इस प्रकार से अलग अलग पार्ट इस हस्तकला के हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं हस्तकला में, जैसे कपड़े पर जो हाथ से कारीगरी दिखाई जाती है तो उसमें ये सबसे पहले हम जानेंगे यानी पट चित्रण। यहाँ क्रम के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों क्या, पट चित्रण। ये पट चित्रण हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या, पट चित्रण। तो आइए जानते हैं पट चित्रण क्या होता है। ये कहा जाता है दोस्तों फट चित्रण। तो देखेंगे यहाँ फट चित्र क्या चीज है, इसके रेफरेंस में हमें यहाँ समझना होगा। साथियों जानते हैं फट चित्रण के रेफरेंस में क्या है फट चित्र कला। तो देखें फट चित्र क्या है, यानी कपड़े पर दोस्तों पर कपड़े पर कपड़े पर क्या किया जाता है, इस फट चित्रण में कपड़े पर लोग को कपड़े पर दोस्तों का तो लोग देवताओं, कपड़े पर साथियों का लोग देवताओं के बाद में महापुरुष, कपड़े पर लोग देवताओं महापुरुष या लोग देवताओं महापुरुष या अन्य अन्य की दोस्तों अन्य की इसको घटना, अन्य घटना घटना की क्या, घटना की कहानी को, घटना की कहानी को क्या करना, या घटना को ऐसे हम कहेंगे अन्य किसी घटना को चित्रित करके क्या करना दोस्तों, अन्य घटना को चित्रित करना, घटना को चित्रित करना, यही दोस्तों क्या कहलाता है, फट चित्रण कहलाता है। यानी फट चित्रण किसे कहा जाएगा, तो कपड़े पर लोक देवताओं महापुरुषों, यानी किसी लोक देवताओं महापुरुष या किसी घटना को क्या करना, चित्रित करना, यही साथियों कहलाता है क्या, फट चित्रण। अब फट चित्रण में याद रखिएगा फट जो होती है कपड़े पर बनाई जाती है। फट किस पर बनाई जाती है साथियों, फट कपड़े पर, किस पर, कपड़े पर, कपड़े पर बनाई जाती है, पर कपड़े पर बनाई जाती पर बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है ना। अब फड़ जो होती है याद रखिए, फड़ को क्या है, पढ़ करके यानी चित्रों के आधार पर, के आधार पर दोस्तों चित्रों चित्रों के आधार पर, चित्रों
चित्रों के क्या आधार पर, साथियों चित्रों के आधार पर पढ़कर, के आधार पर किसको, फड़ को पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, चित्रों के आधार पर फड़ को पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है ना। तो पढ़ा जाता है, इसीलिए पढ़ से ही क्या बन गया है, फड़ बन गया है। अब वो ये जो फड़ है, याद रखें, फड़ की शुरुआत किस, तो फड़ चित्रण के जनक कौन माने जाते हैं साथियों, फड़ चित्रण, फड़ चित्रण, फड़ चित्रण की याद रखना शुरुआत जो है दोस्तों, फड़ चित्र क्या शुरुआत, तो शुरुआत की अगर हम बात करें, फड़ चित्रण की शुरुआत कैसे हुई है, इसने शुरुआत की कहाँ से की, तो इसकी शुरुआत हुई है साथियों कहाँ से, शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में किला बन चुका है, शाहपुरा वर्तमान क्या किला बन चुका है। यहाँ से दोस्तों फड़ चित्र क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई है, तो ये फड़ चित्रण की शुरुआत करने वाले कौन है, तो यहाँ से फड़ चित्रण की बात की है, वो की गई है किसके द्वारा, श्री लाल, याद रखिएगा साथियों, लाल जोशी के द्वारा, इनके द्वारा, श्रीलाल जोशी द्वारा, के द्वारा फड़ चित्र क्या की गई, शुरुआत की गई है, श्रीलाल जोशी के द्वारा। फड़ चित्रण जो है, इस फड़ चित्रण में प्रथम चितेरी महिला, यानी प्रथम कहा जाता है कि प्रथम फड़, प्रथम क्या फड़ चितेरी दोस्तों, प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन मानी जाती है, यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा साथियों, प्रथम फड़ चितेरी महिला के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो वो है गौतली। एक मिनट, यहाँ होगा पार्वती, पार्वती, पार्वती क्या जोशी। तो एक चीज तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे दोस्तों, यहाँ जोशी नाम आ रहा है, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, है ना। और फड़ चित्रण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महिला प्रसिद्ध हो गई, फड़ चित्र महिला का नाम अगर पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्या स्तर, स्तर पर अगर हम बात करें, प्रसिद्ध महिला, तो फड़ चित्रण की वह महिला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई, और उस महिला का नाम होगा क्या, गौतली देवी, का नाम होगा गौतली जाएगी क्या, इंटरनेशनल स्तर पर इस कला में क्या हो गई दोस्तों, फेमस हो गई फड़ चित्रण में। अब इसके बाद में जानते हैं कि भाई फड़ को लेकर के और प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो साथियों ये हम पढ़ रहे हैं क्या, फड़ चित्रण, कपड़े पर लोक देवी देवताओं महापुरुष का यन घटना को चित्रित करना फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ कपड़े पर बनाई जाती है और चित्रों के आधार पर फड़ को पढ़ा जाता है, इसीलिए नाम इसका फड़ है। चित्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग से पढ़ा जाता है, एक तुकबंदी की जाती है, वाद्य यंत्र से एक गायन के तौर पर उसे पढ़ा जाता है। और फड़ चित्रण की शुरुआत शाहपुरा भीलवाड़ा से हुई। जोशी परिवार दोस्तों, कौन सा परिवार, जोशी परिवार, यानी भीलवाड़ा का याद रखना, जोशी परिवार, भीलवाड़ा का जोशी परिवार है ना, जोशी परिवार इस फड़ चित्रकला में क्या है, हस्त है। जोशी परिवार, परिवार फड़ चित्रण में क्या है, सिद्ध हस्त है, ये भी हमें याद रखना है। अब वो जैसे कपड़े पर फड़ जो बनाई जाती है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कपड़े को किसी ना किसी दिन फटना है,
तो जब फड़ फट जाती है तो इसे किसी पुष्कर में, तालाब में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं फड़ ठंडी करना। क्या कहते हैं इसे? फड़ ठंडी करना। तो फड़ के क्या होने पर, फट जाने पर यानी जीर्ण हो जाने पर, ये भी याद रखिएगा, फड़ के क्या हो जाने पर साथियों, जीर्ण और शीर्ण, फड़ के दोस्तों हो जाने हो जाने फड़ के जीर्ण सी जाने पर उसे कहाँ, कर में कर में कर में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। कर में दोस्तों डाल क्या जाता है? कर में डाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ये फड़ ठंडी करना, फड़ ठंडी करना कहते हैं। ये दोस्तों क्या कहा जाता है? फड़ ठंडी करना कहते। याद रखें, फड़ ठंडी करना किसे कहा जाता है? फड़ को क्या करना? ठंडी करना। तो दोस्तों फड़ ठंडी करना क्या होता है? ये फड़ ठंडी करना कहते हैं। कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब फड़ कैसी हो जाती है, फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है दोस्तों, तब उसे किसी सरोवर में डाल दिया जाता है और इसी को हम कहते हैं क्या? फड़ को ठंडी करना। इसके बाद में अब देखिए अलग अलग फड़ हैं, तो फड़ों की यहाँ करते हैं बात। कौन कौन सी प्रमुख फड़ हैं जिनको हमें जानना है? तो आइए फड़ों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ हम ले रहे हैं, सबसे पहले अपनी जो फड़ होगी वो फड़ हो जाएगी दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे, अभी कोरोना का दौर था तो यहाँ आपको याद रखना है, फड़ होगी कोरोना की फड़। कोरोना फड़, कोरोना की क्या? फड़। दोस्तों कोरोना पर भी याद रखें क्या बना दी गई थी? फड़ बना दी गई। यानी कोरोना में हुई तमाम घटनाएं और जो भी सरकार के निर्देश थे, उनके आधार पर, चित्रों के आधार पर पेशेंट की क्या दिशा होती है उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाकर कपड़े पर फड़ बनाई गई थी। तो कोरोना की फड़ याद रखिएगा। ये कोरोना की जो फड़ है सबसे कैसी मानी जाती है? सबसे नवीन फड़ अब तक की मानी जाती है। सबसे नवीन क्या फड़ ये मानी जाती है? कोरोना की फड़। कोरोना की फड़ किसके द्वारा बनाई गई थी? याद रखें, तो ये कोरोना की जो फड़ है वो फड़ चौथमल, यानी किसके द्वारा? चौथमल, चौथमल द्वारा। चौथमल जो है इनके द्वारा ये कोरोना की फड़ बनाने का क्या किया? निश्चय किया गया। यहाँ इसके बाद में हम देखेंगे कि फड़ होती है दोस्तों नेक्स्ट, एक फड़ होती है अपनी क्या? नंबर 2। यहाँ देखेंगे हम प्रश्न। फड़ होती है दोस्तों प्रश्न लीला की फड़। कौन सी? प्रश्न लीला फड़। कृष्ण लीला जिस फड़ में दर्शाई जाती है वो एक फड़ होती है कृष्ण लीला की फड़। यानी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उन्हें कपड़े पर चित्रित किया जाता है और वही कहलाती है कृष्ण लीला की फड़। तो कृष्ण लीला की फड़ की हम बात करें तो याद रखेंगे आप, ये जो कृष्ण लीला की फड़ है ये राज्य की, दोस्तों किस राज्य की ऐसी फड़ मानी जाती है? एकमात्र, ये राज्य की एकमात्र साथियों ब्लैक एंड व्हाइट, यानी राज्य की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ मानी जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फड़ मानी मानी जाती है। ये जो फड़ है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, रंगीन चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये है कौन सी? कृष्ण लीला की फड़। के बाद में आइए नेक्स्ट जानते हैं बाकी की और फड़ों के विषय में।
तो देखिएगा फड़ चित्रण में नेक्स्ट फड़ की हम बात करने जा रहे हैं, वो अपनी फड़ है 3rd नंबर पर दोस्तों, प्रश्न दला। फड़ हो जाएगी दला व राम दला की फड़। कृष्ण दला व राम दला की क्या फड़। अब कृष्ण दला व राम दला की जो फड़ है, फड़ की हम बात कर रहे हैं, तो कृष्ण दला और राम दला की फड़ याद रखें किस क्षेत्र की है, तो दोस्तों हाड़ौती यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में ये फड़ जो है प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में है ना, इसकी फड़ कृष्ण दला राम दला की जो फड़ है हाड़ौती क्षेत्र में जो फड़ प्रसिद्ध है, यहाँ इसका क्या होता है, वाचन होता है। और ये एक ऐसी फड़ है दोस्तों, कृष्ण दला और राम दला की का वाचन यानी बिना वाद्यंत्र के, बिना किसके वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के वाचन होता है। ये भी एक अच्छा सवाल है, बिना वाद्य यंत्र के क्या वाचन होता है किस फड़ का, तो वो आपकी हो जाएगी कृष्ण दला राम दला की फड़। तो इन चीजों की हम बात करें, देखो छोटे छोटे बिंदु हैं, कहीं से भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरोना की फड़ सबसे नवीन फड़ मानी जाती है। कृष्ण लीला की फड़ राज्य की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है, ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। और कृष्ण दला व कृष्ण राम दला की फड़ तो हाड़ौती क्षेत्र में का वाचन ज्यादा होता है, और ये बिना वाद्य यंत्र के इस फड़ का क्या होता है, वाचन। दोस्तों एक फड़ है अपने जैसे अमिताभ बच्चन पर भी फड़ बन चुकी है। देखिएगा किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है लोगों ने। अमिताभ बच्चन की यानी अमिताभ हो साथियों, अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की क्या फड़। अमिताभ बच्चन की मोटिवेशन पर आधारित उनके जो एक्टिविटी हैं उस पर आधारित चित्र बना करके एक फड़ बनाई गई है। और ये जो फड़ है अमिताभ बच्चन की फड़, याद रखें फड़ को रामलाल यानी वाचन करने वाले कौन, रामलाल। फड़ को रामलाल व पतासी देवी, रामलाल व कौन, पतासी देवी, दोनों के द्वारा इस फड़ को रामलाल व पतासी देवी द्वारा द्वारा अमेरिका में इसका क्या किया गया, वाचन। रामलाल व पतासी देवी द्वारा अमेरिका में वाचन किया गया, वाचन किया गया। तो ये जो फड़ है इसका वाचन किया गया कहाँ, अमेरिका में, अमिताभ बच्चन की फड़ दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक फड़ होती है अपने भैंसासुर की फड़। और आइए जानते हैं 5वें नंबर पर नेक्स्ट फड़ के डिफरेंस में। तो अगली जो फड़ है जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वो है साथियों भैंसासुर, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की क्या फड़। दोस्तों भैंसासुर की फड़ एक ऐसी फड़ है, देखिए फड़ों का वाचन किया जाता है, लेकिन ये राज्य की एकमात्र ऐसी फड़ है इसका वाचन नहीं बल्कि ये पूजी जाती है। यानी इसका इस फड़ का क्या का वाचन वाचन नहीं होता, फड़ का वाचन नहीं होता बल्कि फड़ का दोस्तों वाचन नहीं होता बल्कि क्या दी जाती है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि फड़ बनाई पढ़ने से है, कपड़े पर जो बने हुए चित्र हैं उनके आधार पर पढ़ा जाता है। अब एकमात्र ऐसी फड़ है जिसे पढ़ा नहीं जाता, इसकी क्या होती है, क्या होती है। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट जानते हैं, देखिए बाकी की और कौन कौन सी फड़ है, तो अब फड़ों के जान लेते हैं। तो आइए 6वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों। 6वें नंबर पे बात करते हैं नेक्स्ट फड़ के रेफरेंस में। तो 6वीं जो फड़ है साथियों, कौन सी 6वीं, 6वीं फड़ हो जाएगी अपनी ये होगी पाऊ जी फड़। 6वीं फड़ हम जान रहे हैं कि पाऊ जी
लोक देवता पाऊ जी है ना, पाऊ जी फड़। साथियों पाऊ जी की जो फड़ है, रेफरेंस में क्या क्या जानकारियां हैं, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो देखिए पाऊ जी की जो फड़ है, सबसे पहली बात तो यह है राज्य में, दोस्तों यह राज्य में कैसी फड़ मानी जाती है, यह राज्य में एक सबसे लोकप्रिय, राज्य में सबसे कैसी लोकप्रिय क्या है साथियों, लोकप्रिय याद रखना फड़ है। ये राज्य में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है कौन सी, पाऊ जी की फड़। पाऊ जी की जो फड़ है के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो वाद्य यंत्र है दोस्तों, वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें पाऊ जी की फड़ वाचन में, तो रावण हत्था याद रखिएगा, रावण हत्था वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पाऊ जी की फड़ वाचने में रावण हत्था वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आइए जानते हैं अगली फड़ के विषय में। तो फड़ हो जाएगी देव नारायण जी की फड़ दोस्त, देव नारायण जी। अगली फड़ हम जान रहे हैं देव नारायण जी क्या फड़। साथियों देवनारायण जी की फड़ के रेफरेंस में आप जानिएगा। अब देवनारायण जी की जो फड़ है, देखिए परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं देवनारायण जी की फड़ के रेफरेंस में कि देवनारायण जी की जो फड़ है कि क्या क्या सवाल निकल सकते हैं। तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ सबसे पहली बात तो सबसे कैसी मानी जाती है, देवनारायण जी की फड़ सबसे यानी मानी जाएगी क्या प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे कैसी है, प्राचीन फड़ है। की बात समझिएगा, देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी है, यह सबसे कैसी मानी जाती है, यह सबसे लंबी, दोस्तों यह सबसे कैसी लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की जो फड़ है याद रखिएगा सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। और साथियों ये जो फड़ है वो सर्वाधिक सर्वाधिक कैसी चित्रों वाली, सर्वाधिक वाली फड़ भी है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी अगर जाती है तब भी आप जवाब क्या देंगे, देवनारायण जी की फड़। तो ये सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। इसके बाद में देवनारायण जी की फड़ वाचने वाद्यंत्र का, वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी से किया गया है वाद्यंत्र है। और वाद्यंत्र है कौन सा, जंतर, यानी जंतर वाद्यंत्र के साथ, जंतर के साथ है ना, जंतर वाद्यंत्र के साथ इनकी फड़ बांची जाती है देवनारायण जी की फड़। एक चीज और हमें यहाँ याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि देखें ये हम पाऊ जी की फड़ के रेफरेंस में पहले बात कर रहे थे। तो पाऊ जी की जो फड़ है साथियों रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है। और इस फड़ को पाऊ जी के जो भक्त हैं यानी नायक जाति के, नायक या कह सकते हैं कोरी नायक या जाति के भोपे इसे बांधते हैं, जाति के क्या भोपे का क्या करते हैं, वाचन करते हैं, वाचन करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में बाबू जी की फट के रेफरेंस में जान लीजिए। तो ये अब हम जानते हैं देवनारायण जी की जो फट है दोस्तों, देवनारायण जी की फट का जो वाचन किया जाता है, देवनारायण जी की फट का क्या वाचन किया जाता है, वो किन द्वारा किया जाता है वाचन। साथियों देवनारायण जी की फट का वाचन होता है बगडावत, बगडावत बगडावत क्या गुर्जर तोपों द्वारा किया जाता है, बगडावत गुर्जर तोपों तोपों द्वारा, बगडावत गुर्जर भोपों द्वारा इनकी फट का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, एकमात्र राज्य में देवनारायण जी की फट ऐसी फट है जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है।
तो राज्य में याद रखना, ये भी एक अच्छा सवाल है साथियों। राज्य में एकमात्र, राज्य में एक मात्र देव नारायण जी, राज्य में एक क्या, देव नारायण जी, राज्य में एकमात्र देवनारायण जी पद पर, पद पर क्या, डाक टिकट, राज्य में एकमात्र देवनारायण जी की पद पर डाक टिकट क्या किया गया है, जारी, क्या जारी किया गया है। यानी देवनारायण जी की पद पर याद रखना दोस्तों, क्या डाक टिकट जारी हो चुका है। और इनकी फड़ पर जो डाक टिकट जारी हुआ है, वो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992। और ये डाक टिकट याद रखें 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का जारी किया गया। तो किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी है, तो वो लोक देवता अपने हो जाएंगे कौन, देवनारायण जी। इसके बाद में अब हम जानते हैं दोस्तों कि देवनारायण जी के बाद में देखिए, यहाँ जानेंगे मित्रों लोक देवता होंगे कौन से। यहाँ 8वें नंबर, यानी देवनारायण जी 7वें नंबर पर हम इन्हें पढ़ रहे थे। और नेक्स्ट याद रखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं 8वें नंबर पर। तो 8वीं जो पढ़ है वो हो जाएगी रामदेव जी की। इनकी पढ़ होगी साथियों, तो रामदेव जी, याद रखना रामदेव का पढ़, रामदेव जी की पढ़। अब दोस्तों रामदेव जी की पढ़ की बात करें तो देखिए रामदेव जी की जो पढ़ है, रामदेव जी की पढ़ है, सबसे पहली बात तो याद रखें, पढ़ का जो वाचन होता है वो जैसलमेर किस क्षेत्र में होता है सर, जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, बाड़मेर। और उसके बाद में ये हो गया अपना कौन सा, कनेर, क्षेत्रों में रामदेव जी की पढ़ का वाचन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रामदेव जी की जो पढ़ है, ये इन के द्वारा वांची जाती है। पढ़ को वांचने वाले जो भोपे हैं, किस जाति के भोपे होते हैं, तो दोस्तों कामड़िया, यानी किस जाति के, कामड़िया, कामड़िया भोपों द्वारा, कामड़िया भोप द्वारा याद रखें रामदेव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है। इनकी जो पढ़ है रामदेव जी की, तो वाचन करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग जो किया जाता है वो है रावण हत्ता, रावण हत्ता। इनकी पढ़ वांचते समय भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखनी है तमाम बातें आपको। तो राजस्थान की हस्तकला एक बार ये मैं रिपीट कर देता हूँ साथियों, जितना हमने पढ़ा है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है दोस्तों, यानी राजस्थान में हस्तकला। और राजस्थान की हस्तकला में हम पढ़ रहे हैं कि हाथ से वस्तुएं बनाने की कारीगरी को क्या कहा जाता है, हस्तकला के नाम से जाना जाता है। हाथ से वस्तुएं बनाने की कारीगरी होती है, उस कारीगरी को हस्तकला के नाम से जाना जाता है। हस्तकला की आत्मा किस हस्तकला को कहा जाता है, हस्तकला में कौन सी वो हस्तकला है दोस्तों जो हस्तकला की आत्मा के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ मीना, ये हो जाएगी मीनाकारी, ये क्या हो जाएगी, मीनाकारी। और हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर को, हस्तकला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में बोरनाडा जोधपुर माना जाता है। अब सबसे पहले नंबर 1 हमने हस्तकला चालू की है, पर चित्रण। दोस्तों चित्रण यानी कपड़े पर चित्रण क्या है, तो कपड़े पर लोक देवताओं, महापुरुषों या अन्य किसी घटना को चित्रित करना ही क्या कहलाता है, पर चित्रण। और इसे पढ़ करके, चित्रों को देख देख करके पढ़ा जाता है, इसीलिए याद रखें इसे फड़ नाम दिया गया है। फड़ कपड़े पर बनाई जाती है और चित्रों के आधार पर फड़ को पढ़ा जाता है। फड़ चित्रण की जो शुरुआत है वो शाहपुरा से की गई है।
श्रीलाल जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसीलिए फड़ चित्र का हम जनक भी श्रीलाल जोशी को ही मानेंगे। इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे फड़ चितेरी, पहली महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाने वाली थी गौतली देवी। जोशी परिवार इस कला में सिद्धस्त है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की फड़ के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उस फड़ को कहाँ पुष्कर में डाला जाता है, इसे कहते हैं फड़ ठंडी करना। यानी फड़ जब फट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसे डाला जाता है कहाँ, पुष्कर में। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, फड़ ठंडी करना। इसके बाद में देखिएगा साथियों, ये जो फड़ है यानी कोरोना वेव की फड़ की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कोरोना की फड़, ये राजस्थान की सबसे कैसी फड़ मानी जाती है साथियों, ये प्राचीन फड़ मानी जाती है। आगे कृष्ण दला रामदला की फड़ की हम बात करें, ये हो गई अपनी कौन सी, कृष्ण दला व रामदला की फड़। राज्य की एकमात्र फड़ है ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है साथियों, राज्य की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। उसके बाद में फिर हमने चर्चा की थी हाँ कृष्ण लीला की, सॉरी कृष्ण लीला की जो फड़ है वो एकमात्र कैसी फड़ है, ब्लैक एंड व्हाइट है। और ये जो आप देख रहे हैं कृष्ण दला राम दला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में इसका किया जाता है क्या, वाचन। और ये हाड़ौती क्षेत्र में इसका जो वाचन होता है वो बिना वाद्य यंत्र के होता है। यानी राज्य की ऐसी फड़ जिसका वाचन बिना वाद्य यंत्र के होता है, वही फड़ है दोस्तों कौन सी, तो ये है अपनी कृष्ण दला व रामदला की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ की बात करें हम, रामलाल व पतासी देवी द्वारा अमेरिका में इसका वाचन किया गया था। अमिताभ बच्चन क्या फड़। अब भैंसासुर की फड़, इसका वाचन नहीं होता बल्कि पूजी जाती है। दोस्तों ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता बल्कि पूजी जाती है, तो ये फड़ हो जाएगी पाऊजी की फड़। यह राज्य में सबसे कैसी मानी जाती है, लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और पाऊजी की फड़ जो है दोस्तों, ये रावण हत्या वाद्य यंत्र से नायक या थोरी जाति के गोपों द्वारा इसका वाचन होता है। अब बात करते हैं साथियों देवनारायण जी की फड़। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन बगड़ावत गुर्जर भोपे करते हैं और ये सबसे प्राचीन है, राज्य में सबसे लंबी है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी है। और इसका वाद्य यंत्र जो है, इससे बांसते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तत्वाद्य यंत्रों में से वो रावण हत्या वाद्य यंत्र जैसे वहां हमने पढ़ा, उसी प्रकार से देवनारायण जी की फड़ वाजते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। राज्य में एकमात्र देवनारायण जी की फड़ है जिस पर दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ है और 2 सितंबर 1992 से इस पर डाक टिकट जारी है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। आइए अब जानते हैं रामदेव जी की फड़। तो दोस्तों रामदेव जी की फड़ जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर क्षेत्रों में अधिक वाचन इसका होता है और इस फड़ का वाचन कामड़िया भोपों द्वारा किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ वाची जाती है, तो दोस्तों वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है क्या, रामदेव जी की फड़। यानी रामदेव जी की फड़ को याद रखिएगा, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाता है। तो ये हमने फड़ के रेफरेंस में बात की थी दोस्तों। अब आइए जानते हैं हम नेक्स्ट दूसरी हस्तकला की करते हैं साथियों क्या शुरुआत। तो यहाँ अब हम लेते हैं सेकंड नंबर पर अगली हस्तकला, और वो हस्तकला हम पढ़ रहे हैं पोटरी कला। साथियों कौन सी कला, पोटरी कला। पोटरी, एक मिनट, ये नेक्स्ट पेज पर आप पढ़िएगा पोटरी कला। तो देखिए पोटरी कला के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कला हो जाएगी पोटरी। कितने नंबर की ये कला हम पढ़ रहे हैं, पोटरी कला। अब पोटरी कला याद रखें कैसी कला है, तो देखिए पोटरी कला किसको कहते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण करना। किस पर दोस्तों, चीनी के, चीनी मिट्टी जो बर्तन है, याद रखना कि क्या बनाना, बर्तन बनाने की जो कला है, चीनी मिट्टी की क्या बनाना साथियों,
बर्तन बनाना, ये जो कला है वही कला कहलाती है अपनी, तो पोट्री कला के नाम से जानी जाएगी। कला को हम कहेंगे पोट्री कला। अब आइए पोट्री कला को लेके क्या क्या सवाल परीक्षा के लिए बन सकते हैं तो करते हैं उनकी बात। देखिएगा पोट्री जो कला है, पोट्री कला को चीनी बर्तन बनाने वाली कला है। इसमें कई कलाएं होती हैं। पोट्री कला में रंग के आधार पर कई कलाएं होती हैं, यह हमें जानना है। इसमें रंग, रंग के बर्तनों का रंग कैसा है, रंग के पर आधार पर दोस्तों, रंग के आधार पर कलाओं का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। रंग के आधार पर कलाओं का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। जैसे कि यहाँ हम जानते हैं सबसे पहले, इसमें सबसे पहले जैसे पोट्री, यहाँ एक पोट्री हो जाएगी कौन सी, ब्लू। अब जानते हैं साथियों पोट्री क्या है, देखिएगा ब्लू पोट्री के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो ब्लू पोट्री जो है याद रखें नीली मिट्टी के, क्या होती है पोट्री, तो नीली चीनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए नीली मिट्टी की, चीनी से मिट्टी के क्या बनाना, बर्तन बनाना, बर्तन बनाना, यही कला कहलाएगी कौन सी, ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री की हम बात करें कि ब्लू पोट्री कला जो है वो कहाँ से आई, तो ये कला मूलतः जो थी दोस्तों, मूलतः ये कला थी कहाँ की, तो पर्सिया की ये कला है, याद रखें कहाँ की, पर्सिया जिसे ईरान बोलते हैं। ये कला किसके काल में भारत आई, तो भारत किसके काल में आई, तो दोस्तों भारत ये कला जब आई थी, याद रखें आई, तो उस समय दिल्ली शासक की अगर हम बात करें, दिल्ली शासक दोस्तों समय कौन थे, दिल्ली शासक, और राजस्थान के उस समय शासक कौन थे, तो राजस्थान में समय याद रखेंगे आप शासक कौन थे, दिल्ली शासक थे कौन, अकबर, यानी अकबर के काल में ये कला आई थी। और राजस्थान में अकबर, यहाँ थे आमेर के शासक कौन, मानसिंह, तो मानसिंह के काल में ये कला हमारे राजस्थान में आई। अब मानसिंह जो है दोस्तों, मानसिंह जो है क्योंकि अकबर के यहाँ यानी दिल्ली में ये कला आ गई थी, मानसिंह क्या किया, मानसिंह ने चूड़ामल, तो चूड़ामन दोस्तों, चूड़ामन, और वह एक थे कौन, कालू, चूड़ामन में कालू, याद रखें कुमार, चूड़ामन में कालू कुमार को, कुमार को यह कला, कुमार को यह कला क्या करने के लिए, यह कला सीखने हेतु, यह कला दोस्तों सीखने हेतु कहाँ भेजा, सीखने हेतु दिल्ली, दिल्ली। अब किसके पास में भेजा, दिल्ली, तो एक भोला नामक क्या थे, भोला नामक, दिल्ली भोला नामक कलाकार, भोला नामक कलाकार के पास भेजा। तो इस तरह से ये कला यहाँ से इस करके आए थे चूड़ामन, और हो गया कौन, एक थे कालू कुमार। दोस्तों ये जो कला है याद रखें, इस कला में, ये जो कला है इस कला में महिलाओं की बात करें, महिला यानी महिला कलाकारों की बात करें साथियों, महिला कलाकार कौन कौन हुई, तो याद रखिएगा नाथी बाई, कौन दोस्तों, नाथी बाई महिला कलाकार थी। इसमें नाथी बाई जो है वो प्रमुख क्या मानी गई हैं, महिला कलाकार मानी गई हैं। इसके बाद में एक और थी कौन, लीला भदौरिया, लीला कौन दोस्तों, भदौरिया, ये प्रमुख महिला कलाकार मानी गई हैं इस किसकी, ब्लू पोट्री की। अब जो पोट्री है देखिए ये जानते हैं कि भाई इसमें प्रमुख पुरुष कलाकार कौन हुए, तो पुरुष कलाकारों की अगर हम बात करें, पुरुष कलाकार साथियों, पुरुष कलाकार जो इसमें हुए थे प्रमुख, तो पुरुष कलाकार थे कौन, कृपाल सिंह शेखावत, कौन थे दोस्तों, कृपाल सिंह, कृपाल सिंह याद रखें शेखावत, ये प्रमुख
कलाकार शेखावत ये माने गए हैं। और कृपाल सिंह शेखावत के रेफरेंस में अगर हम जानना चाहें तो दोस्तों ये मऊ यानी कहाँ के थे ये, तो ये थे मऊ यानी सीकर के निवासी थे, सीकर निवासी ये माने जाते हैं। और कृपाल सिंह शेखावत जो हैं इनको 19 कितने में याद रखना 74 में क्या मिला, पद्म श्री मिला, 74 में पद्म श्री मिला। इन्होंने इसमें 25 रंगों का प्रयोग किया। इस कला में कितने रंगों का, 25 रंगों का साथियों, रंगों का क्या किया, प्रयोग किया। 25 रंगों का इस कला में प्रयोग किया किसने, तो कृपाल सिंह कौन थे दोस्तों, शेखावत। कितने रंगों का प्रयोग किया, कितने, 25 रंगों का। और अलग नाम इसको दे दिया, वो अलग नाम इस कला को उन्होंने दिया, वो क्या नाम दिया, नाम दे दिया कृपाल, कृपाल से दे दिया क्या, कृपाल पोट्री। ये नाम इन्होंने याद रखे, या कृपाल शैली क्या दिया, नाम दिया। दोस्तों ये कृपाल शैली अलग से ये नाम दिया, 25 रंगों का प्रयोग किया। तो ये थे कौन, कृपाल सिंह शेखावत, जो गायत्री कला शिल्प राम सिंह द्वितीय के नाम पर गायत्री देवी ने 1963 में राम सिंह कला शिल्प मंदिर बनवाया। उसके प्रथम अध्यक्ष भी यही रहे थे, याद रखिए। कृपाल सिंह शेखावत बहुत ही फेमस नाम है, इस कला से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में ब्लू पोट्री के बाद कई पोट्रियां थी जिनके स्थान पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक है अपनी कागजी पोट्री। कागजी क्या पोट्री दोस्तों, बारीक बर्तन यहाँ चीनी मिट्टी वाले बनाए जाते हैं। एक अपनी पोट्री की बात करें तो हो जाएगी कौन सी, ब्लैक पोट्री। यहाँ होगी एक ब्लैक पोट्री, यानी ब्लैक चीनी मिट्टी के यहाँ बर्तन बनाए जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट अगली पोट्री आप जानना चाहेंगे तो वो हो जाएगी अपनी कौन सी, सुनहरी पोट्री। सुनहरी क्या पोट्री दोस्तों, पोट्री प्रकार से ये पोट्रियां भी हैं। और इनको लेके जो सवाल आएंगे वो स्थान पूछा जाएगा। कागजी पोट्री कहाँ की है साथियों, तो आपका जवाब होगा अलवर की है। ब्लैक पोट्री की हम बात करें तो ये कहाँ की है, कोटा की है ब्लैक पोट्री। सुनहरी पोट्री याद रखें कहाँ की हो जाएगी, तो बीकानेर की हो जाएगी। इस तरह से ये हस्तकला को लेकर के कुछ बिंदुओं पर हमने ये चर्चा की है। यह आपके ब्लैक पोट्री से रिलेटेड बातें थी। तो यह हस्तकला वाला टॉपिक हमने चालू किया है दोस्तों। और हस्तकला के जितने चैप्टर हैं, तमाम चैप्टरों को हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ रहे हैं और एक भरोसे के साथ आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि वाकई यहाँ हमारा भला होने वाला है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि अपने भाइयों को इस चीज़ का फायदा मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी पार्ट को फिर हम आगे बढ़ाएंगे हस्तकला वाले को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।